Namaskar and welcome to Shankar IS Academy. It is an end-to-end solution to all your academic needs. We have been crafting civil servants for the past 22 years. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम और आप यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर सकें। साथ साथ में हम कुछ पर्टिकुलर डे को उठाएंगे एंड उनकी हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी देखेंगे। जैसे आज 27 जुलाई है, तो लेट्स सी कि इस डे का क्या रेलेवेंट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ठीक हैं। आई नो द प्रिपरेशन प्रोसेस बहुत रिगरस होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। वी गो थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस कि एज एन एस्पिरेंट हमें प्रिपरेशन करना है और अपने एंड गोल तक किसी भी हद तक पहुंच जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आज 27 जुलाई है, तो आज का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे फॉर्मर फॉर्मर प्रेसिडेंट, का डेथ हुआ था व्हेन ही वाज गिविंग अ स्पीच, एंड ही वाज आल्सो नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट, which means that he was so much loved by the people. It was all this day is also relevant regarding बाल गंगाधर तिलक, एंड उन्होंने जो वो पेपर लिखते थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसका नाम केसरी है, एंड उस पेपर में उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था जिसके वजह से उनको आज अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो दिस डे ऑल्सो रेलिवेंट इज रिलेटेड टू दैट। ऑल्सो इट इज सीआरपीएफ डे बिकॉज सीआरपीएफ वाज एस्टैब्लिश, एंड इसका पूरा हिस्ट्री। अगर आपको इस टॉपिक्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको एड्रेस करेंगे। एंड आपके हर फीडबैक को, अगर आपको कोई फीडबैक देना है, कोई डाउट है, कोई डिस्कशंस है, वो सब भी हम कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स फॉर 27 जुलाई। उससे पहले प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज help your following aspirants to get to this link so that they could be also avail help from this whole video. That is the point of this video. So let's start. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आज के जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, कारगिल विजय दिवस, डिक्लाइन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज, इंडियन डेमोग्राफिक डिविडेंड एट रिस्क, एंड फ्यू ऑफ द प्रिलिम फोकस एरियाज। ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सब के बारे में जानेंगे कि ये यूपीएससी के लिए कैसे रेलेवेंट है। एंड हमें ये भी पता चल जाएगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि ये हमारे कोई भी आंसर राइटिंग हो गया या प्रिलिम्स हो गया, उसकी भी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैसे हम लोग मूव करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। First topic of the day is Water Treaty. Indus Water Treaty was actually, ये जो ट्रीटी है, इट वाज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत जो है आफ्टर पहलगाम अटैक, अब भारत ने ये स्टैंड लिया कि उसे इस ट्रीटी को खंडित कर देना है, उसको खत्म कर देना है, बिकॉज वाटर एंड ब्लड डज नॉट फ्लो टुगेदर। दैट इज द स्टैंड ऑफ इंडिया। और हमें ये सब बात जाननी चाहिए कि इंडिया क्यों ये स्टैंड ले रहा है, क्या हो रहा है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है। इंडिया के कुछ डैम प्रोजेक्ट्स हैं ऑन द रिवर्स जो कि पाकिस्तान के जुरिस्डिक्शन में अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, एंड इसके वजह से पाकिस्तान इज अपोजिंग। बेसिकली करंट अफेयर्स में यही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्टेक्स्ट जानेंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहलगाम अटैक के बाद इसको खंडित कर दिया गया। इंडिया का ये स्टैंड है कि ब्लड एंड वाटर डज नॉट फ्लो टुगेदर, ये इंडिया का स्टैंड है। एंड पाकिस्तान का ये कहना है कि वाटर सिक्योरिटी को लेकर के वो वॉर छेड़ने में एक पल भी नहीं सोचेंगे। तो ये पूरा डिबेट है, पूरी बात है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लिंक्ड है। इंडिया बोलता है कि जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर टेररिज्म है, वहाँ पे हम लोग को ये जो ट्रीटी है वो ज्यादा स्टैंड नहीं रखती है। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हमें एड्रेस करना है तो हमें इस ट्रीटी पे ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा रिवर शेयरिंग है, कौन कौन सा रिवर क्या हो रहा है। बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी इज बेस्ड ऑन इंडस वैली का जो रिवर फ्लो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम तिब्बतियन प्लेटू, और वो बहते हुए, आई टेल यू, दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान, यहाँ से बहते हुए ये पूरा रिवर वैली फ्लो है। तो बेसिकली जो ईस्टर्न रिवर्स है जो ऑलरेडी बह रही है इंडिया में,
जो कि रवि, ब्यास, सतलज, ये रिवर्स जो है ये इंडिया के जूरिसडिक्शन में है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, जिसमें इंडिया कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, कहीं पे भी रोक नहीं लगा रहा। और वही बात अगर वेस्टर्न रिवर्स की करे जाए जो एक्चुअली यहाँ फ्लो कर रही है, इंडस, झेलम, चेनाब। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो चेनाब रिवर है इस पे इंडिया डैम बनाना चाहता है, बट इसके वजह से पाकिस्तान का जो वाटर फ्लो है वो डाउन फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। इस वजह को लेकर के थोड़ा सा मतभेद हो रहा है, थोड़ा टसल हो रहा है। ठीक है। बेसिकली सारे रिवर्स का फ्लो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान है, तो इसीलिए इंडिया के जो रिवर्स हैं दे आर मोस्टली अनरिस्ट, मैंने उन्हें रोका नहीं जा रहा है। और अगर जो पाकिस्तान को जो एंटर कर रहे हैं, इंडिया उन रिवर्स को अलाउ कर रहा है। बेसिकली इस ट्रीटी का यही पूरा फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट अगर देखें तो हाइड्रोलॉजिकल रियलिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया क्यों हाइड्रोलॉजिकल रियलिटी को करना चाह रहा है, क्यों हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स लाना चाह रहा है? सबसे पहले पॉपुलेशन प्रेशर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब कुछ स्टेट्स हैं विच आर पॉपुलेशन में ये बहुत ज्यादा ज्यादा है। पॉपुलेशन इन सब स्टेट्स का ज्यादा है, तो इनको इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रीज, ये सब एक्सपोनेंशियली चाहिए। तो इस वजह से पहला ये रीजन हो गया। दूसरा ये रीजन हो गया क्लाइमेटिक डायनेमिक्स। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि कभी कभार ड्रॉट पड़ जा रही है, सूखा पड़ जा रहा है, कभी बाढ़ आ जा रही है। तो इसीलिए मॉडर्न स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, जो सूखा को लेकर के रेजिलियंस है, इस चीज को एड्रेस करना, फ्लड को एड्रेस करना, तो इंडिया इज ट्राइंग टू डू दैट। दैट इज द रीजन वाई इंडिया इज ऑप्टिंग फॉर हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। साथ ही साथ कुछ मॉडर्न इंजीनियरिंग टेक्निक्स है जो कि धीरे धीरे करके उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जो इंडिया करना चाह रहा है, ताकि सबसे पहले सेडिमेंट मैनेजमेंट की अगर बात करें, जब भी फ्लो होता है पानी का, रिवर्स का, तो सेडिमेंट्स भी साथ में रहते हैं। लेकिन जैसे हम डैम बनाएंगे तो उस वजह से जो सेडिमेंट्स का फ्लो है वो डैम को डैमेज कर सकता है। तो उसी को करने के लिए मॉडर्न इंजीनियरिंग हम लगाना चाहते थे, जो हम लगा नहीं सकते बिकॉज इट्स बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, प्रीजन, फ्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस। सबसे पहले हम ये जान लें कि 35 MAF जो वाटर है वो वेस्ट हो जा रहा है, इट्स नॉट पाकिस्तान, एंड जिसके वजह से वाटर क्राइसिस उनके यहाँ हो रही है। ये कुछ आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुअर इरिगेशन है, कैनल के प्रॉपर सिस्टम्स नहीं है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। अगर हम बात करें तो बेसिकली इस मिसमैनेजमेंट को एडमिट किया गया है बाय फॉर्मर पाकिस्तानीज लीडरशिप के द्वारा, एंड ये सब चीज को एड्रेस वो ज्यादा नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो की चेना प्रोजेक्ट है, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं और वो कितना वाटर यूज करता है, कितना वाटर उसके लिए जरूरत है, एंड ये सब आप देख सकते हैं। इट गिव्स यू बेसिकली जो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, वो इस प्रोजेक्ट को लेकर के है और इस प्रोजेक्ट को लेके है, क्योंकि ये पानी का जो बहाव है उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता है, डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहीं पे सेडिमेंट्स एंड सलाल डैम को लेकर के। जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर में जो सेडिमेंट फ्लो होता है उसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, तो उसी को लेकर के ये पूरा स्लाइड है। इसका कहना है कि पाकिस्तान इज ओपोजिंग दिस प्रोजेक्ट, पाकिस्तान इज अपोजिंग दिस प्रोजेक्ट, एंड इट सीम्स दैट कि इस प्रोजेक्ट की वजह से पावर कैपेसिटी, चूंकि ये पूरा प्रॉब्लम है सेडिमेंट्स को लेकर के, इस पूरे स्लाइड में यही चीज दिया हुआ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी भी हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम ये पीडीएफ आपको दे देंगे ताकि आप ये सब पढ़ सकें। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली वही सेडिमेंट को लेकर के हैं जहाँ पे इंडिया इंसिस्ट करता है कि वो मॉडर्न इंजीनियरिंग को डाले और इस जो पूरा सेडिमेंट का जो मैनेजमेंट है इसको
एड्रेस कर सके, इसको फुलफिल कर सके, और जिसके वजह से पाकिस्तान का ये कहना है कि ये वाले प्रोजेक्ट के वजह से जो सेडिमेंट फ्लशिंग है ये ज्यादा लेवल पे होने लगेगा, वो ज्यादा लेवल पे होने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज है जो इंडिया चाहता है। सबसे पहले एक मिनट, नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेडिमेंट एंड सलाल डैम के लेकर के जो क्राइसिस है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या स्टैंड है, और इसमें क्या क्या होने वाला है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि पानी का बहाव की वजह से साथ साथ में सेडिमेंट्स भी साथ में बहते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हैम्पर कर सकते हैं। साथ साथ में ये स्टोरेज को हैम्पर कर सकते हैं, पावर कैपेसिटी घटा सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसीलिए इंडिया चाहता है कि वो मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रैक्टिस को इसमें लागू करे। बट इसमें पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन है, वो इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्टेड है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के, क्योंकि इस वजह से, इस डैम के वजह से जो बहाव है पानी का, जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से जो बहाव है और जो डाउन फ्लो होने वाला है उसका कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है, और जो अवेलेबल वाटर है वो बहुत कम हो जाता है फॉर इंडियन पाकिस्तानीज यूज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी के बारे में। इंडिया सबसे पहले चाहता है कि उसके पास एक क्लियर एनर्जी ट्रांजिशन हो, ताकि वो जो वाटर का जो ये सब है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट का ड्रॉट एंड फ्लड, ये सब जो रीजंस हमने पढ़ा है, इसको एड्रेस करने के लिए हमें इस ये इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है कि एक क्लीन एंड एनर्जेटिक प्रायोरिटी। आगे देखें तो यूटिलाइज एलोकेटेड वाटर, यहाँ पे जो चेनाब का जो प्रोजेक्ट है, इट विल बी, जितना जैसे हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान देर इज 35 MAF दैट दे आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट वाटर। तो उस चीज को, चूंकि वो अनयूटिलाइज वाटर है, इंडिया उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसको बेटर यूज ला सकता है ताकि उसका पॉपुलेशन एड्रेस हो सके। तीसरा रीजन है कि वो मॉडर्न सेडिमेंट को कंट्रोल कर सके, इनकॉर्पोरेट कर सके। ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वो सेडिमेंट्स की वजह से जो लाइफ घट रहे थे वो बढ़ जाए, उस चीज को, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इफेक्टिव वे में वो चलते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट अगर देखें तो देर इज दिस क्वेश्चन ऑफ प्रिलिम्स, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, द क्वेश्चन इज इंडस वाटर ट्रीटी 1960 कंसिडर द फ्लोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहला स्टेटमेंट है, द ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद द वर्ल्ड बैंक एज द सिग्नेटरी। तो यस, बेसिकली ये जो पूरा, आई एम सॉरी, ये जो पूरा इंडस वाटर है, ये बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक एज अ मीडिएटर के तरह बना था। 1960 वाज द ईयर कराची में ये वाला जो ट्रीटी था वो साइंड। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट्स एक्चुअली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें तो इंडिया हैज अनरिस्ट्रिक्टेड राइट ओवर द वाटर ऑफ रवि, ब्यास एंड सतलज रिवर। सो यस, इट इज ट्रू। वेट, सो यस इट इज ट्रू। ओके, सॉरी, एक मिनट, इसको फिर से करता हूँ। Next, we are going to discuss about a prelims question. Okay, this is regarding Indus Water Treaty. Indus Water Treaty जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था was with the mediation of World Bank. ये 1960 में साइन हुआ था, कराची में साइन हुआ था। ठीक है, these are some facts that is very important. तो ये इस क्वेश्चन में भी बहुत रेलिवेंट रखता है कि the treaty was between India and Pakistan. Yes. With World Bank as a signatory. Yes. It is a right. This first statement is right. India has unrestricted right over Ravi, Beas and Satluj. Right. प्लीज रिमेंबर दिस कि ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स जो अलग अलग हैं, पाकिस्तान का अलग है, इंडिया के जुरिस्डिक्शन का अलग है। ये जो तीन रिवर्स है ये इंडिया के जुरिस्डिक्शन में है, प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। यस, दिस
statement also stands correct. Third statement is the Permanent Indus Commission is mandated to facilitate cooperation and resolve question arising from the treaty. So yes, this is also correct because ये कमीशन बना ही इसलिए था, ये एनुअली मीट करता था एंड देयर वाज अ डिस्कशंस होते थे, डिस्प्यूट जो भी है ये सब रिजॉल्व होता था इसी कमीशन में. तो देखा जाए तो इसका आंसर बेसिकली डी है. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे is partition POK Kargil Divas. 26th July 1999 is considered the date of कारगिल विजय दिवस. इसी दिन पे कारगिल वॉर में इंडिया का विजय हुआ था इंडिया, एंड पाकिस्तान ऑब्वियसली इट लॉस्ट. सो इसके ऊपर ये क्यों है न्यूज में, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नो द कॉन्टेक्स्ट. पहला इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऑन द ओकेजन ऑफ 27th कारगिल विजय दिवस, जो एक यूनियन मिनिस्टर है विच इज मिनिस्टर स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इस अवसर पे कुछ बोला ऑन रिगार्डिंग इंडियाज इवॉल्विंग नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, जहाँ पे पहले वी वर reactive, now we are proactive. So this is the difference and this is the shift of the defense mechanism that we had till what we have right now. Okay, कि क्या कैसे क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, and POK is an integral part of India. This is what we believe and this is what as an aspirant we should also believe, that POK is an integral part of India. Okay, next it talked about the position of India occupied POK. Okay, so this was the actually the press release. Okay, moving on. So first of all, we'll talk about Kargil Vijay Divas, which is on 26th July. It was a part of Operation Vijay, which I already mentioned to you before. Next, this is to honor Indian Armed Force defending India's territorial integrity. ये सारे हम पहले discuss कर चुके हैं. So let's move on. So this is the actual map of Kashmir, and this is the line of control, LOC. This is what the whole thing is. But please remember, India, this POK part is also an integral part of India. Next, moving on. This is some facts about Kargil War. 1998 से लेके 1999 तक हुआ. इसमें पाकिस्तानी troops and armed, दिस वाज माउंटेनस हाइट के ऊपर ये पूरा वॉर हुआ, एंड ये पूरा जो भी है LOC एंड इवन दो इट वाज एन एक्सट्रीम वेदर, फिर भी हमारे इंडियन सोल्जर्स फाइट किए. तो इस बात पे देयर इज अ सेइंग दैट वी शुड गिव देम अ ट्रिब्यूट. एंड नेशनल हाईवे 1A जो कि नेशनल हाईवे 1 बन चुका है अब, ये इसके ऊपर पूरा जो इसी के ऊपर थ्रेट था एंड इसी के ऊपर फाइट हुई, बिकॉज इट कनेक्टेड श्रीनगर एंड लेह लद्दाख. सो दिस वाज अ मेजर बैटल. ओके, इसका आउटकम ये था कि इंडिया सक्सेसफुली रिकैप्चर्ड दिस होल एरिया एंड पाकिस्तानी विड्रॉ इट्स फोर्सेस ऑन 26th July. On 26th July 1999. This was the day that we actually attained victory. हमने जीत पाई, एंड इसीलिए इस दिन पे 26th July पे हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं. आगे बढ़ते हैं. POK के बारे में कुछ डिस्कशंस है. इंडिया हैज repeated that POK is an integral part of India. Okay, and इस रेजोल्यूशन के दौरान हमें ये भी पता चला, मैंने इस रेजोल्यूशन को कोट करते हुए इंडिया ने कहा कि बेसिकली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट इंक्लूडिंग POK इज एन इंटीग्रल पार्ट. यहाँ तक कि 24 असेंबली सीट्स आर स्टिल रिजर्व्ड फॉर POJK. It still is reserved because India is
India thinks, India believes, and India has the stand that it is an integral part of India. Okay? Because it is an illegal occupation by Pakistan. बढ़ते हैं आगे. National Security Doctrine, जहाँ पे I told you reactive to proactive, zero tolerance to terrorism. There was this strong stand that we will not tolerate terrorism anymore. अभी recently news थे कि India went on a diplomatic, cooperation regarding this. They repeated the statement that zero tolerance of terrorism, stronger border management, military preparedness, and random response capacity. जब भी अटैक होगा, we are ready. हम ready हैं to face these things. एंड इस हिसाब से ये पूरा एक स्ट्रैटेजी है, डॉक्टरीन है इंडिया का. एंड नाउ इट इज बीइंग फॉलोड. नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट सिमिलर डिफेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंस हुए, क्या क्या डिफेंस के जो सेक्टर है, डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है, उसमें क्या क्या ग्रोथ हुआ, क्या क्या अभी चीज हो रही है. सबसे पहले इज ग्रोथ इन डिफेंस एक्सपोर्ट. कोऑपरेशंस भी बहुत सारे हो रहे हैं फॉरेन के साथ. देर इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया एंड फ्रांस एंड इंडिया रिगार्डिंग दीज थिंग्स. ओके. टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी इंक्रीज, स्ट्रेटेजिक, प्रमोट आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस. वी आर मेकिंग, हम इंडिजिनसली सारे मिसाइल्स एंड ये सब चीज को फॉर्म कर रहे हैं, विच इज प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत. ठीक है. इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग and high achieve, these are the things that we have achieved, okay, in defense. Next we are moving on. Peace development nexus in Jammu and Kashmir. हम Jammu and Kashmir in 2019 it became a state, and basically रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर अकर्ड. एंड पहले जम्मू कश्मीर का एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको खंडित किया गया. जम्मू कश्मीर अब हम लोग अब एक एक्चुअली में एक पार्ट है इंडिया, मैंने पहले भी था पार्ट, ऐसा नहीं है. जम्मू कश्मीर बेसिकली 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसके वजह से जम्मू कश्मीर हैज नाउ अटेन्ड द स्टेट, द टैग ऑफ इंडिया. So we need to, do some development in Jammu Kashmir so that the peace remains. क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा लेवल पे है. तो उसको एड्रेस करने के लिए कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट चाहती है कि हो वहाँ पे. सबसे पहले रेलवे कनेक्टिविटी होनी चाहिए. ये जो ब्रिज है, चेनाब रेल ब्रिज, ये भी कंस्ट्रक्ट हुआ. कुछ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस बने, इरिगेशंस हुआ, डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. तो दीज आर सम पॉइंट्स दैट गवर्नमेंट हैज हाईलाइटेड. उन्होंने बताया है कि देखिए ये सब हमने पीस डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं जिस दैट इज रिलेटेड टू. ओके. सो मूविंग ऑन. नेक्स्ट, क्लिकर नहीं काम कर रहा. नेक्स्ट, तो हेंस इस पूरे दौरान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने पार्टीशन के बारे में बोला. उन्होंने ये सब वॉर्स के बारे में बोला. पार्टीशन, इंडो पाक वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, एंड फाइनली 1990 में कारगिल वॉर. इसमें उन्होंने ये भी बोला कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी कैसे हम एड्रेस करते हैं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स, ये बहुत ही ट्रैजिक पॉइंट है, एंड इसको उठाना was actually a good deal. So तो यही, तो इस पार्ट में हमें यही पता चलता है कि हिस्टोरिकल जो सिक्योरिटी था उसमें ये सब चैलेंजेस आए इंडिया के सामने, एंड इंडिया ने ये सबको एड्रेस करा. नेक्स्ट, मूविंग ऑन. लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में भी बात की गई है. LOC is and LOC is the military control line and not an international border. This is very important point for prelims because ये एक factual point हो जाता है जिसमें
you can get confused ki is it an international border or it is what. India, which thinks that POK is an integral part of India, believes so. Hence, LOC is a military line. It is not an international border, and we should keep this in mind while writing in paper. Next, moving on. Constitutional and legal angle. Jammu Kashmir is represented in the first schedule of the Constitution of India, and वो parliament is and Parliament has stated in its committee, which we saw earlier, that the princely state Jammu Kashmir is a part of India, and that is the stand of India. Okay, moving on. This is another question. Let's solve it. It is related to POK. First statement is 1994 Parliamentary Resolution. This is actually the resolution which I was talking about, that the princely state Jammu Kashmir is a part of India, and that is what this statement says. So yes, it is true. This is correct. LOC is an international recognized between India and Pakistan. What do you think? Is this true? I don't think this statement is true because it is saying internationally. This is a military boundary, not an international boundary. So keep this in mind, okay? So the next point is Kargil Vijay Divas is observed every year 26 July to commemorate India's victory in 1999 Kargil War. So yes, this is true. So first and third are true. Second is not because it says internationally. So our answer is 1 and 3 only. Moving on to the next topic. Rohit sir, pause. Next topic that we are going to talk about are migratory birds and कैसे उनका जो population है वो decline हो रहा है. I would like to add this कि ecological जो conservation है और उनको बचाने का जिम्मा एक individual या एक nation पे नहीं है. It is a global cooperation that is needed ताकि हम इस problem को address कर सकें. सबसे पहले before let's start this topic, okay? So 51% of migratory species का जो population है that is declining, and let's say the 300 are already threatened. So these species are threatened, and ये जो declining rate है it is very fast, and basically इसमें यही दिया हुआ है कि किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कॉज है, और उसको कैसे एड्रेस किया जाए, ये सब चीजें इस आर्टिकल में दिया हुआ है जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स गो इनटू इट. सबसे पहले मैं बता दूं दैट इंडिया एक्चुअली is an essential part of central Arctic. एक मिनट. Let's pause. So next we are going to talk about what is the global bird crisis. उससे पहले मैं आपको एक बहुत important top fact बता दूं that India is actually one of the very important country of Central Asian flyway. यानी कि this is the way in which migratory birds migrate करते हैं from Arctic to India, क्योंकि इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है इट्स वेरी डाइवर्स. तो माइग्रेटरी बर्ड्स का अगर ऐसा माने पॉपुलेशन डिक्लाइन होना इज एक्चुअली अ वेरी बिग कंसर्न फॉर इंडिया. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आर द ग्लोबल बर्ड क्राइसिस. सबसे पहले 51% ऑब्वियसली डिक्लाइन हो रहा है. दिस रिपोर्ट वाज एक्चुअली published and published by Nature Receives Biodiversity Reviews Biodiversity, sorry. एंड इसमें यही बताया गया है कि 300 माइग्रेटरी स्पीशीज आर थ्रेटन्ड एंड देयर आर शार्प पॉपुलेशन ड्रॉप, जो कि मैंने आपको बताया कि एक पॉपुलेशन शार्पली ड्रॉप हो रहा है, ग्रेजुअली ड्रॉप नहीं हो रहा है.
It's a sharp drop. So this is a very concerning point. And ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस एक तरीके से ये बताता है, इट इंडिकेट्स दैट आवर इकोसिस्टम इज नॉट एज हेल्दी एज वी फील, एज वी थिंक. ओके, एंड देर इज कॉल फॉर एक्शन. इट इज द नीड फॉर ग्लोबल मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन फ्रेमवर्क. सो ग्लोबली हमें साथ में मिलके आके हमें इस चीज को एड्रेस करना है, इस चीज को कंजर्व करना है, बिकॉज जो migratory birds हैं, they actually indicates a lot of things about ecosystem, because they are also a very important part of food web, and they are अगर वो कम हो रहे हैं, that means कि there is an imbalance in the food web, जिसके वजह से एक स्पीशीज, अगर आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में, तो एक स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट या थोड़ा कम होने लगता है तो फिर वो डायरेक्ट असर पड़ता है दूसरे स्पीशीज पे, या तो उसका पॉपुलेशन बढ़ जाता है या तो उसका पॉपुलेशन घट जाता है. तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इट इज कनेक्टेड टू अ वेब, एंड ये जो डिसबैलेंस है ना, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है. सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. व्हाई माइग्रेटरी बर्ड्स आर मैटर्स. क्या, क्यों, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, राइट? तो सबसे पहले दे एक्ट एज अ पेस्ट कंट्रोल. उनका फूड है पेस्ट, एंड पेस्ट कंट्रोल के वजह से पेस्ट, दे एक्ट एज अ पेस्ट कंट्रोल, दैट दे create a very good environment and they reduce some of the pests because it's their food. आगे बढ़ते हैं. सीड डिस्पर्स करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, फूड वेब के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. इकोलॉजिकल इंडिकेटर है, एज वी डिस्कस्ड कि इकोलॉजिकल इंडिकेशन बहुत ज़्यादा देते हैं. ये बताते हैं कि, बहुत देते नहीं हैं, बताते हैं ये बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में, कि कितना उसे कंजर्व करना है, क्या करना है, बिकॉज दे आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल cycle. Okay, and it is also the it also acts as there, the people who are in interested in bird watching, या फिर जो इकोलॉजिकली एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत एक्टिविटीज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उनको कंजर्व करने के लिए, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट व्हाट आर किलिंग देम, व्हाट इज द मेन रीजन, क्यों इतना तादाद उनका पॉपुलेशन का कम हो जा रहा है, घट जा रहा है. तो ये चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है ना. तो सबसे पहले हैबिटेट लॉस, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन कह लो, ह्यूमन एक्टिविटीज कह लो, ये सब की वजह से हैबिटेट उनका लॉसेस में जा रहा है, जिसकी वजह से वो उतना अच्छे तरीके से या तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं या तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इट इज क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की जहाँ बात है, तो फिर कभी कभार क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो या तो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं या तो सरवाइव नहीं कर पाते हैं. तो ये सब थोड़ा इश्यूज है. ओके, नेक्स्ट, पेस्टिसाइड यूज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली. फार्मर्स दे यूज अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ताकि पेस्ट का थोड़ा कम हो जाए तादाद, जिसकी वजह से इनके पास फूड ही नहीं बचता. तो हाउ कैन दे सर्वाइव, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एड्रेस दीज थिंग्स, दैट पेस्टिसाइड ज़्यादा तादाद में नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ कम्युनिटी दैट शुड एड्रेस दीज थिंग्स, कि अगर फार्मर्स लोग भी कुछ ऐसा करते हैं, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट फार्मर्स डू दैट affect our environment, that affect our ecological at a large. So these also some of the things जिसके वजह से हमें उन्हें अवेयरनेस डालना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इट इज इन्वेसिव स्पीशीज. कुछ नए नए स्पीशीज जो उस एरिया के बिलोंग नहीं करते हैं, वो अगर आ जाते हैं तो इट क्रिएट्स अ थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग स्पीशीज. ये चीज तो हमें पता है. तो दैट इज हाउ दैट इट create that problem. Disease, there are, this is avian influenza. This disease is actually causing the decline in their population, as we can see. And collision, human activities के वजह से there is a collision, there is turbulence, wind turbulence. तो ये सब जो issues हो रही हैं, ये सब चीज के वजह से they are actually facing the decline. इंडिया और क्या इंपॉर्टेंस है माइग्रेटरी स्टोरी का. तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, दे आर अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाई जोन. इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज है? इसमें दो और कंट्री है, एक रशिया और एक कजाकिस्तान. सो इंडिया, रशिया, कजाकिस्तान इज एक्चुअली, इट इज अ वे, इट इज अ फ्लाई वे, सो इट कम्स अंडर दिस. ओके,
and it is like a world's major migratory birds route. ठीक है, 360 migratory bird uses this route. एंड बेसिकली क्या होता है कि आर्टिक सर्कल से दे माइग्रेट ड्यूरिंग द विंटर्स इन इंडिया, बिकॉज उनको एक मॉडरेट क्लाइमेट मिल जाता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, ब्रीड कर सके, एंड देन दे कैन रिटर्न बैक टू देयर आर्टिक और wherever they came from. Okay, there are few of the wetlands that is very concerning right now. सबसे पहले छिलका लेक, we have heard about it. It is related to Odisha. I mean, not related to, it is situated in Odisha. Keliado is situated in, Bharatpur, Rajasthan. Pong Dam is situated in Himachal Pradesh. So these are few of the wetlands जो कि, you know, are critical habitat. They provide, वो एक अच्छा सा habitat provide करते हैं migratory birds के लिए, ताकि वो आराम से वहाँ पे रह सकें, and it is a very nice biodiversity for these birds. आगे देखें तो, sorry, Arctic breeding species, thousands of kilometers they spend and they come into winters, जो मैंने बताया. These are the cause of the decline. We just discussed them. And these are few of the examples. Bar-headed goose, Amur falcon. So these are few of the things. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, एंड यू कैन टेक दिस पीडीएफ एंड यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ, एंड डिस्कस करना है तो यू कैन, we can also discuss certain things. Moving forward, these are few of the modern tools that we think that we should use while, bird conservation के नाम पे. तो सबसे पहला है यहाँ पे सैटेलाइट और इमेज एंड जीपीएस ट्रैकिंग. अगर हम सैटेलाइट के थ्रू ये ट्रैक कर सकें कि एग्जैक्टली कहाँ पे उन्हें इफेक्ट हो रहा है, कहाँ पे हैबिटेट लॉस की वजह से इन्हें इश्यूज आ रही हैं, तो ये सब अगर हम एड्रेस कर लेंगे तो फिर इसके वजह से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, ताकि ये वहाँ पे जा करके आराम से कर सके जो भी है. नेक्स्ट, इट इज एआई एनेबल्ड अकॉस्टिक मॉनिटरिंग. एज वी ऑल नो कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो अकॉस्टिक्स यूज करते हैं वाइल दे आर माइग्रेटिंग. तो जब वो माइग्रेट करते हैं तो उसमें basically they use these things. Okay, so it is a cheaper and a scale monitoring, and it is a good thing. Science, देखो, even though we say that ये ना global का responsibility है, ये है वो है, but it is also the responsibility of us as an individual. Citizens का responsibility, अगर जैसे if a person is a good bird watcher, तो उसको वो चीज़ यूज करनी चाहिए वाइल ट्रैकिंग की बर्ड्स में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और वो और वो बताएं गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट उसको एड्रेस करेगी. तो ये चीज़ के हिसाब से भी देर इज एन ई पोर्टल, ई बर्ड, देर इज एन ऐप विच इंडियंस कैन यूज एंड दे कैन टेल कि ये प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करो, है ना. सो नेक्स्ट, इम्प्रूविंग पॉपुलेशन थिंग्स, पॉपुलेशन मॉडल्स, स्टेटिस्टिक्स, अकॉस्टिक ट्रैकिंग, ये सारे को मिला जुला करके एक चीज में एक्यूमुलेट, कंबाइन करें एंड इस चीज को एड्रेस करें. ओके, मूविंग ऑन. मूविंग ऑन, देर इज एन इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके, CMS, इसको हम लोग बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं, बिकॉज वो जर्मनी में हुआ था इन 1979 में, राइट. 1983 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मैंने इट एंटर्ड अंडर दिस होल यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर वो आ गया, है ना. एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है माइग्रेटरी बर्ड्स को कंजर्व करना, उनका हैबिटेट को बचाना, एंड ये बेसिकली इनका यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो डिक्लाइन इन द नंबर है इसको थोड़ा तो एड्रेस कर सके. स्पीशीज कवरेज, इसमें सिर्फ बर्ड्स ही नहीं है, टेरेस्ट्रियल, मैरिटाइम, अगर पानी की बात करें, उड़ते हुए बर्ड्स हो गए, तो ये सब को वो एड्रेस करता है, ये सब स्पीशीज को उसके जुरिस्डिक्शन में है. एंड इसके इसके दो मेन अपेंडिक्स है. सबसे पहला कि स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है, इट दे प्रोवाइड अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन फॉर दी स्पीशीज. एंड दूसरा है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को वो एनहांस करे, इसको इसको बढ़ाए एंड इस वजह पे काम करे.
इंडिया 1983 में सिग्नेटरी बना. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स. सबसे पहले ये वाला जो फैक्ट है, दैट 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में गांधीनगर में जो गुजरात में 2020 में हुआ, ये भी एक फैक्ट है विच इज रिलेटेड टू प्रिलिम्स. तो प्रिलिम्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इंडिया ने कब साइन किया, इंडिया में कोई मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ कि नहीं. तो ये सब चीजें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विच वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल वी आर स्टडिंग. आगे बढ़ते हैं. देयर इज अ वे फॉरवर्ड कि सबसे पहले ग्लोबल फ्रेमवर्क होना चाहिए. इट्स नॉट एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आगे देखते हैं दैट इंटरकनेक्टेड हैबिट्स, दैट वी कैन नॉट आइसोलेट कि एक स्पीशीज पे काम करना है, दूसरे स्पीशीज को छोड़ देना. इज एन ओवरऑल एज वी डिस्कस्ड फूड वेब, एंड एक स्पीशीज इफेक्ट होता है तो दूसरा स्पीशीज भी इफेक्ट होता है, तो रिगार्डिंग दैट. नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस होने चाहिए. रामसार कन्वेंशन हो गया, CMS हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया. इस प्लेटफॉर्म के बारे में, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे प्लेटफॉर्म के बारे में, तो ये सब के बारे में इन सबको ये वे फॉरवर्ड में आएगा कि दीज स्टेप्स दैट वी शुड टेक एंड वी शुड एनहांस दीज स्टेप्स. ठीक है. हमें वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए. व्हेन इट कम्स टू माइग्रेटरी बर्ड्स, दे गेट देयर फूड फ्रॉम वेटलैंड्स एंड दे स्टे देयर इन वेटलैंड्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया एक्चुअली में हैज़ अ लॉट ऑफ वेटलैंड्स. सो उसको कंजर्व करने का भी बहुत इंपॉर्टेंस बनता है इंडिया का. ये सब है. दैट देर आर फ्यू ऑफ द लोकल थ्रेट्स, जैसे पेस्टिसाइड्स ज़्यादा हो गए या फिर यू नो समथिंग लाइक दैट, कि लोकली अगर कोई प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करें, बिकॉज इट्स एन हायरार्की. लोकल से मैंने लोअर लेवल से ऊपर तक जाएंगे तब जाके हम लोग उसको एड्रेस कर पाएंगे. एंड स्केल नॉट साइंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट दिस इज not entire science subject. Actually, it is multidimensional, and we should address it that way. Okay. So moving on, there is a mains question. This question you can take a screenshot and actually solve it, and you can uh, uh, we can discuss this in the next class, or whenever it suits for you. You just comment me and we'll get back to it. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल इसीलिए हो जाता है. सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना है कि ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये एक्चुअली हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है. डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? दी वर्किंग क्लास, एक्चुअली द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन. देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन. फर्स्ट इज जो 15 से लेके 59 के बीच में आता है. अब इससे छोटे हुए या इससे बड़े हुए, दे बोथ कम अंडर डिपेंडिंग पॉपुलेशन. दे आर नॉट मच ऑफ ए प्रोडक्टिव. बट इसके बीच में जो ये वाला जो एज गैप है, दे आर एक्चुअली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, एंड दे एक्चुअली एड्रेस, दे एक्चुअली हेल्प इन एनहांसिंग आवर इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इट एक्चुअली enshores दैट. अब हो क्या रहा है ना कि इंडिया बेसिकली इस विंडो में है. 2055 तक इंडिया इज इन दिस विंडो. अगर इंडिया ने इस विंडो को क्रॉस कर लिया तो ये जो पूरा पॉपुलेशन है, बिकॉज राइट नाउ इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन राइट नाउ. तो ये जो यूथ वाला जो पॉपुलेशन है, ये चूंकि प्रोडक्टिव होना चाहिए, इट शुड एंश्योर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. बट हो क्या रहा है कि चूंकि इंडिया का बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते चला जा रहा है, जिसके वजह से ये जो यूथ है ये उतना प्रोडक्टिवली यूज नहीं आ पा रहे हैं इंडिया के. गेटिंग द पॉइंट? सो लेट्स सी व्हाट दिस होल थिंग इज अबाउट. बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट को कहा गया है कि अगर हम लोग आंकड़े को अगर देखें, PLFS, PLFS. This is a body which actually recently gave a monthly survey type का एक डाटा उन्होंने दिया, that is periodic labor force survey. इस सर्वे के दौरान ये पता चला कि अप्रैल में 13.8% जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो अब बढ़ करके 16.2% हो गया है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट रेट है अगर मंथली अगर देखा जाए तो. ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी 5.5% है. बट एट द सेम टाइम वी शुड नो कि जो
ये जो इंक्रीज हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, इसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो इस पूरे आर्टिकल में बेसिकली यही बता रहे हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज कनेक्टेड विद द नेशन वाइड स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो अभी हुआ, सीजेआई ने कंटेस्ट किया एक प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट। तो इससे रिलेटेड है ये। बेसिकली इकोनॉमिक्स का ये कहना है कि ये जो यूथ का जो ये ओवरऑल अनरेस्ट है, दैट इज द रीजन, कुड बी द रीजन ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म। जो मेन रीजन था नीट का पेपर जो लीक हुआ उसको एड्रेस करने के लिए था, वो एक पॉइंट था। बट मेजरली इसका अगर और गहराई में जाके अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइटी ओवर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही उतनी नहीं है, ठीक है। तो दैट वाज द मेन रीजन, ये इकोनॉमिस्ट का मानना है, विच इज ऑल्सो सेड इन दिस पॉइंट, क्राइसिस इन क्रिएशन। आगे बढ़ते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के दौरान हमें ये पता चला कि ये पूरा जो डेटा है जो मैंने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली, इसमें ये भी है कि इट्स अ मंथली डेटा, ठीक है। ये जो 16.2% है ये अभी तक का हाईएस्ट रेट, हाईएस्ट परसेंटेज है। और इसकी वजह से यही पता चलता है दैट इट इज मंथली बेस्ड। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 5.5% है, ज्यादा ऐसा डिक्लाइन नहीं है। बट मंथली देखो तो इट्स कंसर्निंग, इट रियली इज। ओके, आगे बढ़ते हैं, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। देर इज अ पार्टिसिपेशन पैराडॉक्स। ओके, एक एक मतलब देर इज पैराडॉक्स, मतलब कि वन थिंग इज कॉन्ट्रडिक्टिंग द अदर थिंग, राइट। तो बेसिकली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये कहता है तीन, तीन सेगमेंट्स के बारे में ही बताता है। पहला वर्किंग क्लास, दूसरा जो अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं वर्किंग क्लास, या जो एम्प्लॉय हो चुके हैं जो कि एक समय से काम करते आ रहे हैं। तो दीज आर द थ्री सेक्टर्स जो इस रेट को बताता है, दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो ये जो है ये आंकड़े जो हैं, जो पहले आंकड़े मैंने जो LFPR है, ये जो रेट है ये डिक्लाइन हो रहा है। इसका तो दो ही मतलब हो सकता है, या तो तादाद जो लोग सर्च कर रहे थे जॉब की वो कम हो गई या उनको जॉब मिल गई, या फिर जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उन्हें जॉब मिला ही नहीं, है ना। तो ये जो है, तो एक एक तरफ ये कहता है कि हमारा LFPR डिक्लाइन हो रहा है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज अ पैराडॉक्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अगर स्टेट लेवल पे जाके देखें कि स्टेट बाय स्टेट अगर एक एक लेवल को देखा जाए तो कैसे कैसे हो रहा है, अलग अलग स्टेट का एग्जाम्पल्स है। आंध्र प्रदेश, देर इज अ थोड़ा सा अपवर्ड। अलग अलग का देखें तो किसी का बहुत शार्प डिक्लाइन है, किसी का देर इज डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट डिक्लाइन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर का जो कॉन्ट्रैक्शन है। इनफॉर्मल सेक्टर्स बेसिकली हुए क्या, that people are there and they are basically they are not recognized by the government, and they don't have that job security, and उनके ऊपर जैसे they can anytime get unemployed, and these are the few of the factors, right। informal sectors of एक तो सबसे पहले इसका कॉन्ट्रैक्शन का रीजन ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी जो आई है इसकी वजह से बहुत सारे जॉब्स अब कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू जॉबलेस, राइट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है बहुत जॉब्स रिप्लेस हो जाती हैं बाय टेक्नोलॉजी, वी हैव सीन दिस, राइट। तो एक रीजन वो है जो कि इससे रिलेटेड है। ओके, एक रीजन ये है कि इवन दो द वेजेस शुड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन इन्फ्लेशन, बट इट डजंट हैपन दैट वे। इट जस्ट द वेजेस आर इधर स्टैग्नेंट या तो वो डिक्लाइन पे। स्लो स्लोअर जॉब क्रिएशन, इवन दो ये सेक्टर में देर इज दिस थिंग कि चलो जॉब है एंड यू आर वर्किंग, यू आर एम्प्लॉयड एंड यू आर वर्किंग, बट धीरे धीरे करके ये सैचुरेट हो रहा है। एज आई टोल्ड यू द मेजर रीजन इज टेक्नोलॉजी, एंड एट द सेम टाइम वेज स्टैग्नेशन, ये सब फैक्टर्स भी बहुत काम करते हैं, बट मेजर इज कि टेक्नोलॉजी की वजह से देयर जॉब आर बीइंग रिप्लेस्ड। ओके, नेक्स्ट, हायर एजुकेशन पैराडॉक्स, दिस इज रिलेटेड टू स्किल मिसमैनेजमेंट। इफ आई एम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट होकर निकली हूँ, एंड जस्ट
ग्रेजुएट होकर लिखी हूँ, बट आई एम नॉट स्किलफुल इनफ ताकि मैं एक जॉब एक्वायर कर सकूं। तो ये जो करिकुलम और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो ये इम्बैलेंसमेंट है, दैट शुड बी बैलेंस्ड एंड दैट शुड बी एड्रेस्ड, राइट। तो ये जो हायर एजुकेशन डिग्री के वजह से उन्हें फॉर्मल जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, ये कुछ डेटाज हैं जो बताते हैं ये चीज़ की 7% ही है जिनको ग्रेजुएशन के बाद एक प्रॉपर जॉब मिल रहा है, 3.7 ही है जिनको वाइट कॉलर जॉब मिल रहा है। एंड ये आंकड़ा है ना, दैट दीज पीपल आर बीइंग अनएम्प्लॉयड। सो दीज आर द डेटाज दैट शोज कि किस तरीके से स्किल मिस मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, क्लोजिंग डेमोग्राफिक विंडो। जैसा मैंने आपको बताया कि 2055 तक ये जो विंडो है ये क्लोज होने वाला है, ठीक है। इंडिया जो है वो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को अंजाम देना चाहता है या फिर देखना चाहता है कि किस तरीके से वी कैन इंश्योर हाई प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ जाए, ये सब चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि यूथ का पॉपुलेशन धीरे धीरे करके डिपेंडिंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय 2055। तो यही ये चीज में दिया हुआ है कि एजिंग पॉपुलेशन है एंड फॉरेन वेलफेयर बर्डन। अब डिपेंडिंग पॉपुलेशन बनेगी तो वुड बी द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, उन्हीं को ख्याल रखना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीज को एड्रेस करने के लिए ये पूरे दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी क्या क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले आई थिंक दैट ये जो स्किल मिसमैनेजमेंट करे है, इट इज़ वेरी मच इम्बैलेंस विद द जॉब, इसको एड्रेस करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी गेन्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंडस्ट्रीज है, जैसे हाई प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज हैं जो कि जैसे हम ग्रेजुएट हो रहे हैं तो वो हमारे स्किल को भी मैच कर सके। तो हाई प्रोडक्टिव जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एस्टैब्लिश किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, राइट। एंड तीसरा है आईटी जॉब्स। एक तो सबसे पहले आईटी जॉब्स जो टर्शियरी सेक्टर है, इट इज इंक्रीजिंग, ये पॉइंट वो नहीं है बट इट इज इंक्रीजिंग। टर्शरी सेक्टर जो है इट इज इंक्रीजिंग एंड जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का है, देर इज अ वॉइड दैट इंडिया नीड्स टू प्रोवाइड, बिकॉज there is a large population that depends on primary sector and there is not yeah, there is a large population which also depends on tertiary. but अगर हमें primary को अगर secondary में लाके tertiary, there should be there's a graph that should go up, there should be uh, increasing and progress का एक होना चाहिए। तो वो चीज़ के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग का जो जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना चाहिए। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, जहाँ पे जॉब क्रिएशंस हो रहे हैं बट वो बहुत कम नंबर पे हो रहे हैं, लोग ज़्यादा हैं जॉब उतने नहीं हैं, तो इस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहिए। दिस इज अनदर मेंस क्वेश्चन, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इफ यू वांट टू डिस्कस वी कैन डिस्कस इट, ओके। मूविंग ऑन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रिलिम फोकस के कुछ टॉपिक्स। सबसे पहले, इंडियन प्रेसिडेंट जो था जो है, सॉरी, इंडियन प्रेसिडेंट has visited Romania, right? Sorry. हाँ, recently arrived and Romania basically, ये देखिए, दिस कुड बी अ मैप क्वेश्चन एंड दिस कुड ऑल्सो बी रिलेटेड, ये पूछा जा सकता है कि रशिया और यूक्रेन के जो यूक्रेन का जो डिस्प्यूट है इसमें इसका क्या काम है, मैंने क्या एनी रोल है, क्या है, तो दिस ऑल्सो यू नीड टू स्टडी। दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स। सबसे पहले वील सी कि ये ब्लैक सी के पास है टू द ईस्टवर्ड, बॉर्डर्ड बाय यूक्रेन, मोल्डोवा, बुल्गारिया, सर्बिया एंड हंगरी। ये these are some facts that are very important for prelims, okay. Carpathian mountains, this is the river, okay. This is the capital, it is a part of NATO, this is also very important. And it does not, ये भी बहुत important, does not share a land border with Russia, though it sits close to Black Sea shipping conflict. So this is also an important point for our prelims. Moving on, another important topic is road deaths, okay. These are few of the datas and if these are few of the points that you can use even in your mains papers, but it is very much important for prelims, okay. These are few of the things, WHO data, road decline globally, है ना, ये चीज बताया।
This is also road traffic death decline. So these are some of the points. This is a page of data that you can see. You can take a screenshot, use it in your mains answer writing as well. Prelims में तो काम आएंगे ही ये, तो इसको भी आप एक बार देख लेना. Next, India cotton, white cotton. India is the only country cultivating all 4 recognized cotton species. Also, India ranked first globally and second in production. Because China is first in production of cotton. Okay. Consumption, cotton production stand. This is whole of a data. Please give it a look. Okay. This is not something someone can teach. It is something that you can read and mug up, and please remember these points. Okay. Mission for cotton productivity aims to rise output by 2031. MSP, as you know, it is actually a policy by the government कि मार्केट से आने से पहले ही गवर्नमेंट एक जो कमोडिटी है, एक क्रॉप है, उसका एक प्राइस फिक्स कर देता है और वो फार्मर्स को देता है ताकि फार्मर्स कोई लॉस फेस ना कर सके. So it is linked with that. Okay. This is a question. Please give it a look. Romania shares land border with Russia. Is it true? Let's see. This is actually true. This is also is correct. So our answer is 2 and 3. It's not the first one. Okay. Please remember this. There is no land border connection. Okay. So with this module has come to an end. I hope this is not boring. If there is any feedback, please let me know. I'll add everything, all the feedbacks that you say, and I'll add everything in this module and make sure that this video can be very, very interactive with you. So with this, I'm going to leave and I hope that this video helped. If there any doubt, any discussion, you can just drop in, the comment, and I'll definitely address to it. Okay. So with this, have a good day. Thank you.